अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, ईरान अमरीका तनाज़ा अब न सिर्फ शदीद होता दिखाई दे रहा है बल्कि अब आबना हर्मुज़ पर लड़ाई भी एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। आज एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने हर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल करने और हर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी शुरू करने के साथ साथ वहाँ की निगरानी के एवज़ 20% मुआवजा वसूल करने का भी ऐलान किया है। और दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि ईरान की मर्जी के बगैर आबना हर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा एक ऐसे वक्त में शदीद हुआ है कि जब पहले ही ईरान पर अमेरिका मुतवातर हमले कर चुका है, जबकि ईरान ने भी खलीजी ममालिक में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ बरतानवी हुकूमत ने आज ईरानी पासदारान इनकलाब को कलदम तंजीम करार देने का फैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि गैर मुल्की रियासती प्रॉक्सी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ईरानी पासदारान इनकलाब की हमायत अब गैर कानूनी तसव्वुर होगी। तेज़ी से तब्दील होती ये सारी सूरत हाल अब किस जानिब इशारा कर रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करें सीनियर तजज़ियाकार कोकब फशोरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोकब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पहले इस्लामाबाद में मुआहिदा हुआ, फिर दोनों फरीकैन एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कि एक दूसरे ने इसको सबूताज करने की कोशिश की है, इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की है और हमले में पहल उन्होंने की है। अब ये पेचीदा सूरत हाल जो बन गई है, इसका जिम्मेदार आपको कौन लग रहा है? ईरान है, अमेरिका है, या स्पॉइलर का किरदार जो इसराइल अदा कर रहा है? देखिए, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है यकीनी तौर पर इसमें तो अदम एतमाद है, एक दूसरे पर एतमाद का फक़दान है। अगर दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पर एतमाद कर रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ तेहरान और वाशिंगटन की, तो ज़ाहिर है इस नौयत की सूरत हाल पैदा ना हो। बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जैसे ही सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह इस नौयत का ऐलान आया, फिर ज़ाहिर ईरान की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल आया। स्टॉक मार्केट, जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है, $1 ट्रिलियन उसमें खसारा हो गया, उसमें नुकसान हो गया। तो जाहिर है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। फिर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो फिर बढ़ गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया दोबारा से उस नहज पे पहुंच जाएगी जहां पर इंतहाई भयानक सूरत हाल थी माशी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। और जब ईरान पर ज़ाहिर हमले हो रहे हैं, ईरान जवाबी हमले कर रहा है गल्फ स्टेट्स पर, तो जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और ज़ाहिर है मैं इसका जो एक वाहिद जो सबब नज़र आता है वो एतमाद का फक़दान है, क्योंकि जब दो ममालिक एक दूसरे से बात करते हैं, किसी मुआहदे पर दस्तखत करते हैं, मफाहमत की याददाश्त क्यों ना हो, चले ठीक है, उस तरह का वो मुआहदा भी 60 डेज़ के बाद होना था, लेकिन कम अज़ कम दोनों मुल्कों के आला तरीन सतह पर, यानी सदर ट्रंप ने उस MOU पर दस्तखत किए, ईरान के सदर ने दस्तखत किए। ज़ाहिर है इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते, दोनों मुल्क के सुदूर ने उस पर दस्तखत कर दिए। फिर क्या सबब है कि एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया जा रहा, और सूरत हाल वहीं की वहीं आ गई है जहां पर इंतहाई कशीदा सूरत हाल थी और दुनिया बहुत मतलब माशी तबाही के दहाने पे पहुंच गई एक मरतबा फिर। अच्छा कोकब साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज बनी और अमेरिका बारहा तनकीद का निशाना बनाता रहा और बारहा ये भी कहता रहा कि आबना हर्मुज़ के ऊपर कोई भी टोल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जो है वो ये ऐलान कर दिया कि 20% के करीब फ़ीस ली जाएगी जो हम निगरानी कर रहे हैं। डिस्प्यूट भी यही था कि ईरान जो है वो टोल नहीं लेगा और अब ख़ुद भी टोल लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस सारी सिचुएशन से? बहुत ही पेचीदा। देखिए, ये जो टोल वाला मामला है, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों सूरतों में ये टोल जो है किसी भी तरह से जो बैनुल-अक़वामी मईशत है उसके लिए ये अच्छी एक पेशरफ्त नहीं होगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल होगी, क्योंकि वहाँ से इतना ट्रैफिक गुजरता है, 20 से 25% ऑयल वहाँ से गुजरता है दुनिया का। आप जब 20% टोल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है, देखिए एक बात तो समझने की है, मईशत को आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा PhD की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एंड यूज़र पर होता है। तो यानी कि जो एंड यूज़र कौन है? आप और मैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है। लेकिन कंपनीज जो हैं या कंट्रीज जो हैं वो कॉस्ट को अब्जॉर्ब उस तरह से तो नहीं करते ना, वो तो कंज्यूमर पे ट्रांसफर होती है। तो चाहे सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि अमेरिका वो टोल कलेक्ट करेगा, या ईरान की तरफ से ऐलान किया जाए कि वो ये टोल कलेक्ट करेगा, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो कंज्यूमर कौन है? सदर ट्रंप, जाहिर है हम जानते हैं कि उनका ये तर्ज अमल है, उनका तर्ज फिक्र है कि वो अपने बयानात इस तरह के उनके होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर वो तनकीद कर रहे हो लेकिन बाद में फिर उसमें तब्दीली भी कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी आज की जो सूरत हाल है
जितनी कशीदा हो गई, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है, हो सकता है आइंदा 24 से 48 घंटे में मामला तब्दील हो जाए। हमें सदर ट्रंप की तरफ से ही कोई ऐसा बयान नजर आ जाए जिससे कि लगे कि मामला फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टोल जो है उसकी सदर ट्रंप ने मुखालफत की थी, अब वो खुद उसको करें। किसी भी तरह से जो टोल वहां से कलेक्ट करना है वो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कोई यू टर्न सामने आ जाए, इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पे लगी हुई है, वहां पर एक अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सदर ट्रंप जाहिर है वो एक गैर रिवायती किस्म के इंसान है, गैर रिवायती सियासतदान है। ये बिल्कुल ये उनकी शख्सियत का खासा है। माजी में हम इस तरह से नहीं देखते। और जाहिर है कि एक और भी बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है, और वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। माजी में सुदूर इस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने ऐलानात नहीं करते थे। अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या होगी इसका बाकायदा तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाते थे बयानात, उनके तर्जुमान जारी करते थे या ब्रीफिंग्स में बताते थे, या फिर अगर व्हाइट हाउस की कोई ब्रीफिंग होती थी तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के जरिए पता चलता था, या चूंकि ये फौजी मामलात हैं तो पेंटागन की या सेंटकॉम की ब्रीफिंग्स होती थी। सदर बराह रास्त इस किस्म के मामलात में अपना इजहार ख्याल नहीं करते थे। सदर ट्रंप जाहिर है कि हम जानते हैं कि जब वो सदर नहीं थे तब भी वो मीडिया को, सोशल मीडिया बाद में आ गया, उसको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। और अब उनके ये मामला उनके फर्स्ट टर्म में भी था, लेकिन सेकंड टर्म में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये जो जब से ईरान वाला मामला शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तवादुर से, वरना जाहिर है कि हमें याद है कि अमरीकी सदर की जानिब से कोई बयान अगर महीनों में नहीं तो हफ्तों में तो जरूर कोई ना कोई बयान, मतलब हफ्ते तो कम से कम लग जाते थे कोई भी बयान आने में अमरीकी सदर की जानिब से। यहाँ मामला महीनों का नहीं, हफ्तों का नहीं, दिनों का नहीं, घंटों का भी नहीं, बल्कि मिनटों का मामला हो गया। सदर ट्रंप बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि एक एक घंटे में कई उनके पैगामात आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आ जाती हैं। तो जाहिर है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं बहैसियत अमरीकी सदर। इससे बिल्कुल नाशना है अमरीकी जो तारीख और अमरीकी माशरा के जिस तरह से सदर ट्रंप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, अमरीकी माशरे की आपने बात की, वाशिंगटन में आप ख़ुद भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं? ये जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया, अनप्रडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत, और फिर हर फैसले के बाद फ़ौरन यू टर्न ले लेते हैं। अवाम में इस वक्त मकबूलियत में कमी वाक़ हो रही है, उनकी अपनी पार्टी क्या कह रही है, अमरीकी माशरा इस वक्त किन धरों में तकसीम है, वहाँ की सूरत हाल थोड़ी बताइए। जी, जो भी सर्वेज आ रहे हैं जाहिर है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग तो नीचे है, गिरी है, और इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसमें वाहिद सबब ईरान की जंग नहीं है, उससे पहले की भी मामलात हैं। आपको पता है इमिग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, उस पर सदर ट्रंप की जो स्टेटेड पोजीशन है बहुत से लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते, बहुत से लोग इत्तेफाक करते भी हैं। इसी तरह से जो ईरान की जंग का मामला है, ज़्यादा जो अमेरिका की बड़ी अक्सरियत है वो इस जंग के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग उसको बहुत पर्सनल लेवल पर नहीं देखते। जिस तरह के पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं उस पर लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत उस पर बहस होती है, लोग एक साइड या दूसरी साइड को ओन करते हैं। यहाँ पर उस तरह की ओनरशिप फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं है। लेकिन ईरान की जंग का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि उसका बराह रास्त जो असर है वो पड़ रहा है गैस प्राइसेस, यानी कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है। और आपके इल्म में है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो जाहिर है चूंकि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सदर ट्रंप की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा रहा है। और उनकी अप्रूवल रेटिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जंग से पहले भी कम थी, जंग के बाद और ज़्यादा कम हुई है। और फिर जाहिर है कि ये जंग बजाते खुद इतनी ज़्यादा अमरीकी अवाम में पॉपुलर नहीं है। वो इस जंग के बहुत ज़्यादा जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये बताते कि अमरीकियों की अक्सरियत इस जंग के हक़ में नहीं है।
ठीक है कोको फशोरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जिक्र होगा वफाकी आईनी अदालत की जानिब से आने वाले एक और अहम तरीन फैसले का, जिसके मुताबिक आईनी अदालत ने इस्लामाबाद में पीर सुहाबा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने CTA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया है और साथ ही आईनी अदालत ने यह हदायत जारी की हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट की मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेगी, जबकि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। इससे कबल आईनी अदालत कराची की मशहूर रहायशी इमारत नस्ला टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट फैसले को भी कलअदम करार दे चुकी है। आम तरीन इमारतों को मस्मार किए जाने की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर वफाकी आईनी अदालत के फैसले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुबैरी साहब, सबसे पहले तो नस्ला टावर और अब मुनाल को मस्मार किए जाने के खिलाफ अपीलों में वफाकी आईनी अदालत के सुप्रीम कोर्ट फैसलों को कलअदम करार दिए जाने की जो कानूनी वजूहात बताई जा रही हैं, क्या इनको पढ़कर यही कहा जा सकता है कि अब दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नहीं, दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर बड़े समझने की। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता चलूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कहा जा रहा है नस्ला टावर का फैसला है, वो नस्ला टावर के केस में नहीं आया है, क्योंकि मैं वकील था नस्ला टावर के केस में। वो प्रोसीडिंग्स अलग थी, उसके अंदर वो हमारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको उठाया, नस्ला टावर के केस को हुक्म दिया उसको तोड़ने का। जब हम कहते थे कि बिल्कुल कानून के हिसाब से ये बिल्डिंग बनी हुई है, हमारे रिहायशी रह रहे हैं, अगर कोई गलती है भी तो उसको रेगुलाइज कर दिया, लेकिन उसको कोई गलती भी नहीं, चलें ठीक हो कर। हमारी जो नजर सानी की दरखास्त थी वो भी डिसमिस कर दी कोर्ट ने। वो था नस्ला टावर का केस, और उसके बाद आपने देखा तोड़ दिया गया और जमीन जो थी उसको बिल्कुल मुनहदम कर दिया गया, बिल्डिंग को, वहां से लोगों को घर से बेघर कर दिया गया और कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, और उनकी जमीन का हुकूमत सिंध की तहवील में दे दी गई। वो था। ये जो दूसरा केस आया, ये और एक बिल्डिंग का केस था जिसमें एक ब्लैंकेट ऑर्डर उन्होंने कोर्ट ने पास कर दिया था कि जी इसके अंदर कोई बिल्डिंग इलीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ आप एक्शन लें। SBC से कहा था, कमर्शलाइजेशन पे पाबंदी लगा दी गई, सारी बिल्डिंग एक्टिविटी शहर कराची में कमर्शलाइजेशन, जिसके 110 इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक होती है, सब रुक गई थी। लाखों लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक था, वो खत्म हो गया था। तो ये बड़ा खुश आइंद फैसला जाता फेडरल कोर्ट ने दिया रिगार्डिंग ये जो बिल्डिंग्स का एक ब्लैंकेट ऑर्डर था वो खत्म हो गया, कमर्शलाइजेशन वगैरह जो आई था वो खत्म हो गया, उससे बिल्डिंग एक्टिविटी रिवाइज होगी। लेकिन नस्ला टावर के लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल उन्होंने सेट कर लिया कि ये जी जुडिशियल ओवर रीच का फैसला था। सुओ मोटो में आपने उठा के उसको बगैर क्योंकि राइट ऑफ अपील भी नहीं था, आपने लोगों को घर से बेघर कर दिया, हम उसकी अपील भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब देखना है कि जमीन लोगों को वापस मिलनी चाहिए ताकि वो बेच के अपने पैसे तो लेके ये घर बनाए। पता नहीं हम बेचारे लोगों का 43 लोग थे, उनका क्या हुआ, उन खानदानों का। मैं उनका वकील था। फिर उसके बाद जो ओनर थे वो उनका इंतकाल हो गया इस फैसले के बाद। तो ये सब चीजें, वो तो उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आ रही, लेकिन कम से कम इन लोगों को उसका इंसाफ तो मिले जी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये बहुत इंसाफ पे अपनी फैसला है कि देखें जो बात कोर्ट कर रहा है कि जी अब तो हाई कोर्ट के बाद सो मोटो पावर वैसे ही खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन में भी अब तरमीम के तहत वो नहीं है उनके पास कि आप इस तरह के फैसले नहीं कर सकते। आप जो मुद्दा आपके सामने हो, जो केस आपके सामने हो, उसको उसके दायरे में रहते हुए कानून और आइन के हिसाब से आपको फैसला करना चाहिए, और इसी तरह होना चाहिए। मतलब कि विम्स पे अपनी अना के लिए इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। और सू मोटो का जिस तरह का बेदरग इस्तेमाल हुआ, कुछ केसों में सही भी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो बात करने की यह है कि कोर्ट ने कोई लाइसेंस नहीं दिया इलीगल एक्टिविटी पे या इलीगल बिल्डिंग बनाने पे। उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आज भी बिल्डिंग बनती है, SBC है जो कराची की मैं बात करता हूँ, एसियन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, समझने के लिए आप सब समझने के लिए, मुनाल केस में तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह करार दिया था कि एक अवामी मकाम पर एक कमर्शियल सरगर्मी रेस्टोरेंट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बुनियाद पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ कैसे हो सकता है सर? नहीं, देखिए बात यह है कि अभी देखिए जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ना आपके पास है ना मेरे पास है। अभी उसकी वजूहात या रीजनिंग अभी नहीं आई है। उन्होंने जनरली एक शॉर्ट ऑर्डर से शायद कर दिया, उसको रिकॉल कर लिया, और ये जैसे आपने फरमाया कि वो अभी उनको मनाल वालों को जगह नहीं मिल जाएगी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो वो करेंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के पास केस पेंडिंग है, वहाँ वो फैसला करेंगे, वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या करते हैं जो भी है। लेकिन एक प्रिंसिपल तो सेट कर दिया कि जो फैसला तो गलत था। देखिए जो उसमें फैसला था, उसमें जो फैसला दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये फैसला दिया था कि जी ये जो ऑर्डिनेंस जो है जो रेलिवेंट है
वाइल्ड लाइफ वगैरह के, उसके मुनाफी ये कर दिया गया। और उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उसमें एप्लीकेशन दी थी कि जी ये जो नेशनल पार्क है इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी इलीगल होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये इलीगल है और कानून को रखते हुए। अब ये देखना है कि फेडरल कोर्ट ने ये इसको कैसे, इस बात को किस तरह से रिवर्स किया, क्योंकि मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ये रिव्यू पेंडिंग होगा उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अब सारी जुरिसडिक्शन तो ट्रांसफर हो गई है सुप्रीम कोर्ट से फेडरल कोर्ट के पास। तो अब देखना है उसकी रीजनिंग क्या आती है कि अब किस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जुडिशियल ओवररीच की, अब तजावुज किया अपने इख्तियारात से, मुद्दा उनके सामने नहीं था। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात कि ये वो वाइल्ड लाइफ के कहने पे ये एक्शन हुआ था कि ये जी उसके अंदर नहीं हो सकता, लेकिन उसकी क्या वजूहात हैं कि उसको उन्होंने कहा कि जी कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। मुनाल के देखिए कितने लोगों का उससे रोजगार है। मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन फैसला है मुनाल का भी, लेकिन देखना होगा व्हाट नेक्स्ट। अब क्या वाइल्ड लाइफ वालों को फरीक बनाया जाएगा, उन लोगों को फरीक बनाया जाएगा जिन्होंने गलत डायरेक्शन की तरफ इस केस को मोड़ा? क्या होगा? अब देखें, नहीं अब देखिए, तो कोर्ट ने कह दिया, आपने खुद फरमाया कि जी इसका फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होना है कि ये वो क्या होता है, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल सेट कर दिया, उन्होंने ये होल्ड किया कि जी ये जो अगर उन्होंने होल्ड किया है ये कि ये जो फैसला था वो कानून और आइन के हिसाब से सही नहीं था। हो सकता है कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने ली हो, फेडरल कोर्ट ने उससे इख्तिलाफ किया हो कि जो आपने जो इस तरह से कानून की तशरीह की है वो आइन और कानून के हिसाब से सही नहीं है। रिव्यू में देखें, रिव्यू में कोर्ट तो रिव्यू कर सकती है ना अपना ऑर्डर। और देखिए पुराने, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंचेस पे बाइंडिंग नहीं होता था, उनका भी रिव्यू हो जाता था, या किसी और केस में कहते थे वो जो पिछला केस आज से 10 साल पहले फैसला किया गया था वो गलत है, वो आइन और कानून के हिसाब से वो फैसला नहीं था। जैसे आपने देखा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन केस वो डोसो का था, जिसमें मार्शल लॉ को जस्टिफाई किया था। वो 1972 में जब रियाया खान चले गए थे तो कोर्ट ने होल्ड किया वो यूजरफर थे, वो इन्होंने इलीगल इस्तेमाल किया और वो फैसले को ओवरटर्न किया। आप साहब ये समझा दीजिए, अब जब वफाकी आईनी अदालत नस्ला टावर मोनाल रेस्टोरेंट को मस्मार करने के सुप्रीम कोर्ट फैसलों को एक तरह से तजावुज करार देती है, कुछ समझा दीजिए। नहीं देखिए, मैं तजावुज देखिए उस तरह से ना के देखें, एक कोर्ट जो होती है जैसे हाई कोर्ट कोई फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि जी आपने जो तशरीह की थी वो सही नहीं होता। तो ये चार्जशीट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट या जजेस को चार्जशीट नहीं किया जा रहा होता, वो एक इंटरप्रिटेशन होती है। आप सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो उसको फर्क कर देती है या उससे इख्तिलाफ करती है, तो इसका मतलब थोड़ी होता है कि वो फैसला जज ने अपने हिसाब से फैसला किया होता है। लेकिन यहाँ जैसे ये जो मुनाल के केस था, हमें मालूम है कि वो फैसला उनकी पर्सनल अना और उसके बेसिस, जैसे नस्ला टावर का फैसला अना के बेसिस पे हुआ था, ये कोई कानून हिसाब से नहीं था। लेकिन अब नेचुरली चार्जशीट नहीं होता, लेकिन जरूर ये बात आई है कि जी आपने गलत फैसला किया था, आपने जालिमाना फैसला किया था, आपने नुकसान, उसका नुकसान आम आदमी भुगत रहा है। तो ये चीजें होती है। लेकिन ये कहना चार्जशीट, देखिए आज मैं फैसला करता हूँ, सीनियर अदालत करती है, मेरा बदनियती पे तो मसला नहीं है, लेकिन कुछ केसों में बदनियती भी होती है। अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो फेडरल कोर्ट ये कहती है कि वो फैसले आईनी कानून के हिसाब से गलत है, बदनियती पे भी मबनी थे, ये नहीं कहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ बदनियती जरूर होगी, आई एम श्योर। तो लेकिन ये देखना पड़ेगा। मैं और आप कह सकते हैं कि ये बदनियती बंद है, लेकिन कोर्ट क्या कहती है ये बात वो देखना है जी। ठीक है, अच्छा अब जुबैरी साहब, क्या वफाकी आईनी अदालत की इन दोनों जजमेंट्स का कानूनी मतलब ये भी है कि जुडिशल एक्टिविज्म का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है? आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, यहाँ तो कोर्ट को ही लपेट दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दिया गया, रास्ते तो वैसे ही बंद हो गए। लेकिन ये बड़े खुश आइंद फैसले हैं जो ये दे रहे हैं। देखिए वो अब क्या कह रही है फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कह रही है कि हम भी फैसले करेंगे। देखिए वो इस वक्त सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान में तरमीमों के बाद, जिससे मैं एग्री नहीं करता 26 और 27, लेकिन इस वक्त वो सबसे बड़ी आईनी अदालत है। वो कहती है जो हम भी फैसला करेंगे आईन और कानून के उसके दायरे अख्तियार जो हमारा है उसके अंदर रहते हुए करेंगे, जुडिशियल ओवर रीच नहीं करेंगे। आप देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत फैसले दिए थे जिसमें कहा था कि ये आपने जो फैसला दिया जुडिशियल ओवर रीच है, कि जी आपके सामने मुद्दा कोई था, फैसला आपने कुछ कर दिया। तो ये चीज रुकनी चाहिए। इस चीज से नुकसान होते हुए आज कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया, ये एक्सक्यूज बना के इसको जी, ये सो मोटो पावर का बेदरेख जो इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसका मेन मकसद जो था, अगर उसको कंट्रोल करना होता है, ये वो तो सही होता है, लेकिन कोर्ट को मातहत उसकी आजादी, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी खत्म कर देने का कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। अच्छा सर, अब नस्ला टावर भी मस्मार कर दिया गया, मोनाल रेस्टोरेंट भी मस्मार कर दिया गया। अब जो मुतासरीन हैं उनके पास क्या रास्ता है?
उनको माली मुआवजा मैं कौन अदा करेगा? उनका पुरसाने हाल कौन देखेगा? देखिए बिल्कुल नस्ला का तो मैंने बता दिया, हम देख रहे हैं कि उसको किस तरह से करें, लेकिन वो जमीन इन लोगों की है, वो जाएं उससे अपनी जमीन वापस, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए जो वहाँ के ओनर्स थे उनको जमीन दे, वो ऑर्डर क्योंकि खत्म, लेकिन वो मुड़ के कह सकते हैं जी ये जो ऑर्डर आया नस्ला के केस में आया, लेकिन प्रिंसिपल तो एक सेट कर दिया ना बेसिक के जी, वो जो फैसले अगर इस तरह के होंगे बिल्डिंगों के बारे में गलत है, अब हम देख रहे हैं कि उसको किस तरह से करें, लेकिन उनकी जमीन तो इंटैक्ट है ना, वो जमीन इन लोगों को मिलनी चाहिए, वो बेचें, उसका जो भी करें, अपना पैसे लें, नया घर बनाए या बिल्डिंग बनाए, क्योंकि आप देखिए सितम जरीफी देखिए कि इस फैसले के बाद उसके पीछे जो प्लॉट था उस पर कसीर और मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है, इस नस्ला टावर के पीछे, उसी में वही शारे कायदीन और ड्रेग रोड के संगम पे। और इन मुनाल वालों का देखिए, उनका तो अभी देखना है कि सीडीए क्या स्टैंड लेती है और वहाँ ट्रायल कोर्ट में क्या होता है, उसके बाद ही उनको जगह मिलेगी। इस वक्त फेडरल कोर्ट ने उनको जगह तो उनको नहीं दे दी कि जी अब जाके मुनाल कल से वापस ले लें और फिर रेस्टोरेंट खोल लें अभी जाके, ये तो फिर तो आप खुद आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में ये फैसला होगा कि कौन एक मालिक है, कौन इसको कर सकता है, तो अब ये देखना है कि अच्छा सर, क्या है। अब सारी सिचुएशन को देखते हुए सर, आप सब सारी सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से आपने करीब से देखे हैं इन दोनों केसेस को, यहाँ नस्ला टावर के केसेस को, मुतासरीन से आपकी बात हुई होगी, उनके दिल पर क्या गुजरी है और जो अब सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके बाद उनको कोई रिलीफ मिलेगा? अच्छा होता नजर आ रहा है उनके लिए कुछ? मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब रिलीफ अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा सर? मतलब अब इसके बाद ही रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ नस्ला टावर की जमीन उन्हीं उनको वापस मिलनी चाहिए ताकि वो उसको बेचें या कुछ भी करें उससे, या घर बना उसको बेच के हो सकता है कि अब मुझे नहीं पता कि पिछले 6-8 साल में वो बेचारे कहाँ गए, घर से दरबदर हो गए थे वो लोग, अब वो कहाँ गए, क्या हुआ उन बेचारों का, क्या हाल हुआ, उन्होंने घर लिया, क्योंकि मुतवस्सित तबके के वो लोग थे, वो कोई रईस लोग नहीं थे, वो उन्होंने फ्लैट्स दिए थे 50 लाख या करोड़ का, जिस वक्त वो गिराई गई उस वक्त उन फ्लैट्स की कीमत 4-4, 5-5 करोड़ थी। तो देखिए ना आप उसकी आज के वैल्यू पे, उस जमीन की वैल्यू अरबों रुपए की है सर, वो इतनी वैल्यूबल शारे फैसल पे जो रिंग रोड कराती थी उस पे, और शारे कादीन जो बड़ी 2 सड़कें कराची के उसके संगम पे ये प्लॉट है सर, तो उसकी वैल्यू उनको मिले वो बेचें उसका, लेकिन उनको मिलनी चाहिए। मुनाल वालों को देखना होगा कि वो कोर्ट में जाके वो क्या करते हैं, उसके बाद ही उनको रिलीफ मिलेगी, लेकिन उनके साथ भी ज्यादती आपने तोड़ दिया, लोगों के लगे हुए रोजगार को खत्म कर दिया आपने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ऑपरेशन शबान के हवाले से। भारत की प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती हुई नज़र आ रही हैं और आज की सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन शबान में 8 फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि 89 इसकी तादाद हो गई है टोटल, और 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 117 खारजी मारे जा चुके हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, ये ऐलान किया गया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बिल्कुल, देखें ये जो पिछले 1 हफ्ते से जो ऑपरेशन थे, बहुत ज़्यादा आपने देखा कि वहाँ पर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई। फिर 3 दिन पहले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई बलूचिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फील्ड मार्शल रियासत मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, उन्होंने भी अटेंड किया, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने अटेंड किया, और वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि नाउ वी हैव टू गो, करेंगे हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही, स्पीड बढ़ाएंगे और कंबाइंड ऑपरेशन करेंगे, हेलीकॉप्टर अलॉन्ग विद FC, आर्मी, पुलिस और काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस फोर्सेस, ये सारे मिल के इसका फ़ायदा आप आपके सामने देख लें कि हमने ये इतने कम अरसे में 79 टेररिस्ट को मारा। और अगर हम 1 महीने की बात करें, जो ऑपरेशन शबान में हमने इतने मारे, और फिर उसके बाद 5 जुलाई से लेकर आज तक करें तो 120 करीब टेररिस्ट मारे। इसका फ़ायदा ये कि ये सारे माउंटेन्स जो है, ये बैरन माउंटेन्स है, कोई छुपने की जगह नहीं है। जब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है तो वो इनको पिन पॉइंट कर लेते हैं, और इसके साथ ही भाई उसी के हमारे मशीन गन ऑपरेटर बैठे हुए हैं, वो इनको फायर करते हैं, इंगेज करते हैं, और इनके मीन टाइम हमारी ग्राउंड फोर्सेस इनको एनसर्कल कर लेते हैं। एंड देन वी प्ले हेल आउट ऑफ, रोज़ाना 8, 9, 10 चल रहे हैं, फिर इनको मार रहे हैं, ये अब भाग रहे हैं, डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है, इनका कमांडर का, इनके कमांड स्ट्रक्चर तबाह हो गया, वो आपस में इनका रास्ता कोई नहीं है, वो LS सब टूट गए हैं, वो भी दूर हो गए हैं, इसलिए अब ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए। और दिस इज़ द टाइम कि हम इंटेलिजेंस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ जो इनके सहूलत कार हैं
जो इनके मददगार हैं, जहाँ ये रात को रहते हैं, सोते हैं, उनको खाना देते हैं, वहाँ पर ये इनको रिकॉग्निशन दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, जाओ जी जहाँ जाके एक्टिविटी करो, उनके खिलाफ सब अलग ऑपरेशन हो रहा है, वो भी हम पकड़े ताकि इनके ईद नाइफ खत्म हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन चल रहा है और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक हम इनको आप सही तरीके से जहन्नम हासिल नहीं करेंगे। उनकी कमर तो पहले ही हमने तोड़ दी थी जब बेग्राम एयरपोर्ट पे जाके हमने 40 से 50 हज़ार अमेरिकन साख की राइफल तबाह कर दी थी। 100 ड्रोन से इसराइल मेड वो हमने तबाह किए, नाइट पे गॉगल से बात की, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, फ्यूल डाउन, इनके एमुनिशन डाउन, ये सारी चीज़ें हमने उड़ा दी। इसलिए वैसे इनका मोराल भी डाउन है। और आप ये जनरली ये जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद क्यों अफगानिस्तान ईरान से भी इनकी सपोर्ट बंद हो गई है एक ही डायरेक्शन में, तो वहाँ से अब ये काफ़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। अच्छा बघेड़ी साहब, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, एफसी के जवान और बलूचिस्तान पुलिस हिस्सा ले रही है। माजी के ऑपरेशन से ये ऑपरेशन कितना मुख्तलिफ है? देखें, उसमें हम जनरली जो थे वो हम हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं कर रहे थे और कम फोर्स रखते थे, इंटेलिजेंस बेस एक लिमिटेड जगह पर जाते, लेकिन अब हमने इसका दायरा का बढ़ा दिया और इंटेलिजेंस सोर्सेज में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि जहाँ जहाँ भी मिलते हैं, मोबिलिटी हमारे ट्रुप्स के पास ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर से हम ड्रॉप कर देते हैं, लोग ट्रुप को उठाते हैं, हेलीकॉप्टर मशीन गन फायर करती है, बताते हैं प्लान जगह पर 10 टेररिस्ट हैं, इमीडिएटली हेलीकॉप्टर आता है, ट्रुप्स को उठाता है, लैंड करता है, सर्कल करते हैं, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर होता है, ये ट्रैप हो जाते हैं। सो नाउ दिस इज, हम नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा इनके खिलाफ करें, लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया को तकलीफ हो रही है, उसको जो मार के हक पे जो हमने उसका मुंह काला किया, दिल्लत में शिकस्त दी, अब वो कोशिश यही करता है कि इसको बदल, लेकिन उसमें भी पूरी तरह नाकाम है और इतनी बुरी तरह हो रहा है कि आपको अब समझ आ रही है। और अब आई थिंक नाउ इज द टाइम, ये ज़रा सा अमेरिका का और इसराइल का मसला हल हो जाए। वी आर गोइंग टू टॉक टू देम कि हमने व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर यू, और अब आपका काम है कि ईरान इंडिया को एक शटअप कॉल दें कि स्टॉप डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, बलूचिस्तान में इंटरफेयर करना बंद करो। जो ये हमारे पास एविडेंस है, इनका सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनका इंटीरियर मिनिस्टर खुला कहते हैं हम इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ 1 या 2% टोटल बाकी सब हमारे बलोची बहन भाई बड़े पैट्रियट हैं, बहुत पाकिस्तान में मोहब्बत करते हैं। तो ये इनको कंट्रोल करने की जरूरत है वो, और इनके साथ जो फंडिंग मिलती है $30 मिलियन पर वीक अमेरिका इनको दे रहा है हुकूमत चलाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो हम अमेरिका को चाहिए कि इनको बंद करे। ठीक है। अच्छा बघेड़ी साहब, जो मामला अभी चल रहे हैं, जिस तरह भारत के किरदार का आपने जिक्र किया, आपने देखा है खुल्लम खुल्ला जो है वो BLA को भारत सपोर्ट कर रहा है, फिर अफ़गानिस्तान को जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में हो रही है उसको भारत सपोर्ट कर रहा है। किस तरह से हम इस तमाम मामलात को रोक सकते हैं? कौन से फोरम पर आवाज़ उठाई जाए कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और भारत का जो घिनौना और गंदा किरदार है इस तमाम दहशतगर्दी के अंदर, उसकी तरफ नज़र दौड़ाई जाए? देखिए, उसमें नंबर 1 है कि हम इनके खिलाफ जो 4 रियासत के खिलाफ उठा रहे हैं उनके खिलाफ हम पूरी फुल स्पीड ऑपरेशन करते रहें। अमेरिका से बात करने की जरूरत है फुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, कैसे फंडिंग कर रहा है, किस तरह उनको फितर को जो ये BLA BLF को और विजीज ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, इधर TTP को सपोर्ट कर रहा है, वो हमें बताने की जरूरत है हमारे इंटरव्यू कर रहा है। जबकि इसने हमारे खिलाफ एक फॉल फ्लैग पहलगाम का करके, फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया विदाउट रियलाइजिंग इट के आफ्टर इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट क्या होता है, वो भी इससे नहीं सोचते। ये हम उनको बताएं। नंबर 2, विश्व रोड सिक्योरिटी काउंसिल, वहाँ जाके बात करेंगे, ये हमारे मुल्क की सलामती की बात है। एक एनफ इज एनफ, ये प्रूफ है, चाइना को साथ में वहाँ जाके बात करें। नंबर 3, आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनके सिक्योरिटी हेड्स को बुलाएं, बैठ के बात करें जी कि ईरान अफगानिस्तान की वजह से हमारे खुद खित्ते की इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ा। अगर हम CPEC बना लेते हैं, आप चाइना काशगर से चलता है अपना सामान लेके लॉजिस्टिक्स बाय रोड, 9 दिन में गवादर पोर्ट होता है। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो पूरा सेंट्रल एशिया का सामान अफगानिस्तान के थ्रू बलोचिस्तान और गवादर पोर्ट, और फिर पूरी दुनिया की ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका की मंडियाँ इनको अवेलेबल है। ये फर्क पड़ता है, ये हमें जरूरत है। ये हम आपने बैठे उसको ऑलरेडी एक कलेक्टिव प्लान करें कि अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है,
कैसे उसको कन्विंस करना है, कैसे वहाँ की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऐसे निकालना है, पुश करना है, और इसके लिए हम एक लाइमन बनाए। साथ ईरान है, चाइना है, दे हैव टू टॉक टू ये अफगान तालिबान रजीम से कि जी खुदा का खौफ करो, तुम्हें हमने क्या, पाकिस्तान ने क्या डिमांड की। एक, आपने दो हमें कमिटमेंट की, हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क से किसी और मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। यू आर नॉट स्टॉपिंग इट। आपने कमिटमेंट की दो में 6 महीने के अंदर जनरल इलेक्शन कराएंगे, अफगान अवाम अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर नहीं, आप नहीं करे। आप 14 को तोला बैठा है, वो भत्ताखोरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, जेबें भर रहा है, कोई अफगानिस्तान में काम नहीं हो रहा। दुनिया में 4.5 साल में किसी एक मुल्क से भी इनके सफारती ताल्लुकात नहीं, एक ओनली रशिया जिसने उनको एक्सेप्ट किया। ये चीज़ें दुनिया को उजागर करने तो मेरे ख्याल में वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो भारत और अफ़गान तालिबान का, अफ़गान गवर्नमेंट का गठजोड़ है और फिर BLA को उसमें शामिल किया हुआ है, एक तो ये बताइएगा मकासद क्या है इनके और कितना ख़तरनाक है खित्ते के लिए ये गठजोड़? देखिए, मकासद बड़ा सिंपल है, कीप बलोचिस्तान टर्बुलेंट, ताकि एक अफगानिस्तान में भी हालात ख़राब, हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी ना हो बलूचिस्तान तक। अगर सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी होगी तो आगे उनका पूरा सामान मंडी में चला जाएगा, अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की। नंबर 2, हम CPEC न बना सकते, CPEC बनाएंगे, आपके सामने तो पूरा चाइना यहाँ से 9 दिन में पहुँचता है ग्वादर पोर्ट, और अगर समुंदर के रास्ते से जाता है तो 90 दिन में उसका सामान चाइना से जाता है मिडिल ईस्ट से अफ्रीका, और उधर से इसी तरह। अब आप सोच लें कितना इकोनॉमिक जंप पाकिस्तान को मिलता है और इन ममालिक को फर्क है। दैट इज द थिंग जो ये नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की करने देना, इसलिए कि आप एक वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, आपकी लोकेशन, जियोस्ट्रेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी फ़ौज दुनिया में लड़ाका मशहूर है। अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे CPEC बना के तो फिर अपने फैसले अपने मुल्क में मफाद। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि ऑपरेशन शबान जो वाक़या दहशतगर्दी के हुए, फिर ज़ियारत वाक़े के बाद, कितना ज़रूरी था इस मौके के ऊपर ये इस ऑपरेशन का शुरू होना, और कितना मददगार साबित हो सकता है दहशतगर्दी के कलाकमे में? आई थिंक बाय एंड ईयर 2026 शुड बी टारगेट कि हमने इसको ऑपरेशन को ख़त्म करना है, बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है, और इनको जो प्रॉक्सीज एंड इंडिया की TTP और ये BLA, BNF, इनको खत्म करना है। लेकिन इसके लिए एक और जो फौज, जो चीफ फील्ड मार्शल से आसुनी कहते हैं, इलीगल जो हुंडी का पैसा आता है शावल के साइड से, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, टायर स्मगल, सिगरेट स्मगल, ये गाड़ियाँ स्मगल का पैसा, ये जो इनको जाता है वो रोकने की जरूरत है। वो उसके लिए KP गवर्नमेंट, उनके कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ बिजनेसमैन वो भी उस पर शामिल हैं, वो सारे पैसा बना रहे हैं। उसके बाद जो आपकी ये पूरी पोस्ट की वहाँ कास्ट होती है, वो पैसा आता है, वो खत्म करने की जरूरत है। और साथ क्योंकि भी गवर्नमेंट को ये नहीं, उन्होंने मुझे लगता है ये भी कहा है उनको कि जी हमें कुछ ना कहें, आपने छोटे से लड़े हमारे सामने, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। द होल नेशन, ऑल प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि पाक फौज पन को नाकू चने चबाते रहेगी, जिस तरह भारत को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाकू चने चबाए, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में दहशत गर्दों को नाकू चने चबाए, इस तरह इस ऑपरेशन शबान में भी दहशत गर्दों को नाकू चने चबाएगी और मुँह की खाना पड़ेगी, और बलूचिस्तान एक बार फिर अमन का गहवारा बनेगा। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।